फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का क्रम देखेंगे कि 2018 में प्रश्न पत्र में भूगोल से संदर्भ में भारत भूगोल, जो कि मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 5 के भाग 2 में शामिल है। इंडियन ज्योग्राफी 2018 में इसमें जो प्रश्न पूछा गया था, सेक्शन फर्स्ट शब्द सीमा 30 है। 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे गए थे। पहला जो प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां कौन सी है और ऐसा क्यों है, इसके बारे में पूछा गया है। तो भारत में सामान्य ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा है। इसका कारण यह है कि ये नदियां भारत के पठारी क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी दिशा में बहती हैं, जो सामान्य ढाल के विपरीत है, जहाँ से वे पश्चिमी दिशा में बहती हुई अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो यह जो है प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी और उनका बहने का कारण रहा। दूसरा प्रश्न है, करेवा जमाव क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। करेवा जमाव जो है हिमनद मिट्टी और अन्य सामग्री का मोटा जमाव होता है, जिसे हिमोर से भरा माना जाता है। करेवा शब्द का अर्थ है ऊंची समतल भूमि। करेवा कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के भद्रवाह घाटी में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत के किस दशक में जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही और क्यों। भारत में 1911 से 1992 के दशक में नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई। कारण था, यह दशक जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज़्यादा थी। इस दशक में खराब स्वास्थ्य व चिकित्सीय सेवाएं रही, लोगों में शिक्षा का अभाव रहा, भोजन और अन्य बुनियादी जरूरतों का वितरण ठीक से नहीं हो पाना। तो यह जो है जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक वर्ष रहा। अगला प्रश्न है, नील क्रांति को परिभाषित कीजिए। भारत में नील क्रांति, जिसे नील या नीली क्रांति मिशन के रूप में भी जाना जाता है, 1985 और 1990 के बीच 7वीं पंचवर्षीय योजना के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। प्राथमिक लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मत्स्य पालन का विस्तार, प्रबंध और प्रचार करना है। अगला प्रश्न है 5वां, भारत के मैंग्रोव कच्छ वनस्पति का वितरण समझाइए। पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव कवर का कुल 42.45% है। इसके बाद गुजरात में 23.66% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 12.39% है। पूरे देश में गुजरात ने 37 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दिखाई है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। भारत में प्राकृतिक रबर उत्पादक क्षेत्र में केरल भारत में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादक करने वाला राज्य है। केरल में रबर का पहला बागान 1895 में लगाया गया था। त्रिपुरा केरल के बाद दूसरे नंबर पर रबर उत्पादक क्षेत्र है। तमिलनाडु तीसरे नंबर पर तथा गोवा जो है छोटे पैमाने पर रबर उत्पादक किया जाता है। तो यह जो है प्राकृतिक रबर उत्पादक के क्षेत्र में भारत में स्थान केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, गोवा का है। सेक्शन 2 शब्द सीमा 60 निर्धारित है। 4 अंक के लिए प्रश्न पूछे गए हैं। शिमला और उटकमंड ऊटी का जो क्षेत्र है ऊंचाई लगभग समान है, फिर भी क्यों शिमला जाड़े में ऊटी की अपेक्षा सर्द और गर्मी की अपेक्षा गर्म रहता है। महत्वपूर्ण और बढ़िया क्वेश्चन है। यह जो है शिमला का कारण बताना है कि दोनों की ऊंचाई सेम होने पर के बावजूद भी सर्दी गर्मी में अपेक्षाकृत गर्म रहती है। क्यों। शिमला जो है मध्य हिमालय में स्थित है, अतः उसके चारों तरफ ऊंचाई में स्थित बर्फीला वातावरण और बर्फीली हवाएं और अधिक ठंड प्रदान करती हैं, जबकि ऊटी तमिलनाडु जैसे गर्म स्थान पर स्थित है, जहां चारों ओर गर्मी का वातावरण है। आर्द्र और शुष्क हवाएं भी इसका कारण हो सकती हैं। अच्छा, शिमला उत्तर में स्थित है जबकि ऊटी दक्षिण में स्थित है। पहाड़ी श्रृंखला का देखें यदि विस्तार, तो शिमला पहाड़ी में हिमालय में स्थित है, जबकि ऊटी पश्चिमी घाट की पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। साथ ही तापमान का प्रभाव भी हो सकता है। हिमालय की पहाड़ियों में तापमान का प्रभाव अधिक है, जिससे अधिक सर्दी होती है। स्थानीय जलवायु की यदि हम बात करें, शिमला व ऊटी की स्थानीय जलवायु भी अलग अलग होती है, जो तापमान में अंतर प्रदर्शित करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिक शिशु मृत्यु दर के क्षेत्र कौन से हैं। भारत में अधिक शिशु मृत्यु दर निम्न राज्य हैं। उत्तर प्रदेश इस राज्य में शिशु मृत्यु दर उच्च है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। बिहार, यहाँ भी शिशु मृत्यु दर चिंताजनक स्तर पर है। मध्य प्रदेश, शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मृत्यु दर अधिक है। छत्तीसगढ़, यहाँ के इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। ओडिशा, ग्रामीण इलाकों में शिशु मृत्यु दर अधिक है। राजस्थान, कुछ क्षेत्रों में यहाँ मुद्दा गंभीर बन गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए।
भारत के पश्चिमी अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्र में शामिल है मुंबई हाई। यह भारतीय समुद्री तट के पास सबसे बड़ा और प्रमुख अपतटीय पेट्रोलियम क्षेत्र है। इसे भारत के कुल तेल उत्पादक का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। दूसरा, सूरत बेसिन, यहाँ कुछ प्रोजेक्ट है। तीसरा, कच्छ समुद्र, इस क्षेत्र में तेल व गैस के अन्वेषण की गतिविधियां चल रही हैं। कच्छ बेसिन, यह समुद्री क्षेत्र भी जीवाश्म ईंधन के संभावित स्रोतों का एक क्षेत्र है। भारत भूगोल इंडियन ज्योग्राफी में अगला जो प्रश्न है सेक्शन 3 का, शब्द सीमा स्वनिर्धारित है। 8 अंक के लिए यह पूछा गया था। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहरों तथा सिंचाई करने हेतु कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां सहायक हैं? उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहरों तथा सिंचाई हेतु भौगोलिक परिस्थितियां, पहला है नदी प्रणाली। नदी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती और घग्गर जैसी प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं। ये नदियां कृषि के लिए जल स्रोत प्रदान करती हैं और सिंचाई के लिए इन्हें नहरें बनाई जाती हैं। मौसमी बारिश, उत्तर भारत के मानसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है, जिससे नदियों का जल स्तर बढ़ता है और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है। अगला है समीपता। नदियों और उनके तट नदियों के निकट खेती के लिए अनुकूल होते हैं, जिससे सिंचाई के लिए आसान पहुंच होती है। जलवायु, उत्तर भारत का गर्म एवं आर्द्र जलवायु खेती के लिए अनुकूल है, जिससे फसलों की सिंचाई आवश्यक हो जाती है। अन्य फैक्टर में भूमि का ढलान, मैदान में हल्का ढलान होता है, जिससे पानी का प्रवाह प्राकृतिक रूप से होता है और सिंचाई प्रणाली को स्थापित करने में मदद मिलती है। नहर नेटवर्क, उत्तर भारत में नहरों का एक विकसित नेटवर्क है जो नदियों से पानी लाकर खेतों तक पहुंचने में मदद करता है। अगला प्रश्न है परतीय अपर्दन, रील अपर्दन और अवनालिका अपर्दन का अंतर स्पष्ट करें। कंटूर बंडिंग द्वारा हम इन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? अपर्दन के प्रकार यदि हम देखें, परतीय अपर्दन यह तब होता है जब वर्षा के पानी से मिट्टी की ऊपरी परत धुल जाती है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब होती है। दूसरा है रील अपर्दन, यह तब होता है जब वर्षा के पानी से मिट्टी पर छोटे छोटे नाले बन जाते हैं, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत धुल जाती है। तीसरा है अवनालिका अपर्दन, यह तब होता है जब वर्षा के पानी से मिट्टी पर बड़े बड़े नाले बन जाते हैं, जिससे मिट्टी में कटाव होता है। कंटूर बंडिंग द्वारा अपर्दन को नियंत्रित करने के तरीके यदि हम देखें तो कंटूर बंडिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें भूमि को समतल और समांतर बंडों में विभाजित किया जाता है, जिससे वर्षा का पानी का प्रवाह धीमा होता है और मिट्टी का कटाव रुकता है। दूसरा, बंडों पर वृक्षारोपण। बंडों पर वृक्षारोपण करने से मिट्टी को स्थिर किया जा सकता है और वर्षा के पानी का प्रवाह रोका जा सकता है। इस तरह कंटूर बंडिंग द्वारा अपर्दन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला है सेक्शन 4, शब्द सीमा 125 है। 10 अंक के लिए पूछा गया है। भारत में वनों के प्रकार और जलवायु के संबंध की विवेचना कीजिए। भारत में वनों के प्रकार और जलवायु के बीच गहरा संबंध है। भारत की विविध जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में वनों के प्रमुख प्रकार यदि हम देखें, पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये वन गर्म और आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट क्षेत्रों में। दूसरा है शीतोष्ण वन। ये वन ठंडे और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र में स्थित वन। तीसरा है पर्णपाती वन। ये मानसून जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र। चौथा, शुष्क वन। ये वन शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात क्षेत्र। पांचवा, मैंग्रोव वन। ये वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे कि सुंदरवन और मैंग्रोव वनस्पति वाले क्षेत्र। जलवायु के संबंध में वनों के प्रकार यदि हम देखें, पहला तो तापमान। वनों के प्रकार तापमान के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन गर्म तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि शीतोष्ण जो है ठंडे तापमान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वर्षा के आधार पर भी इन्हें बांटा जा सकता है। वनों के प्रकार वर्षा के आधार पर वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जिसमें शामिल पर्णपाती वन मानसून जलवायु वाले क्षेत्रों में, जबकि शुष्क वन शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आर्द्रता के आधार पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जबकि शुष्क वन शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भारत में साक्षरता के प्रादेशिक विभिन्नता एवं उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। भारत में साक्षरता की प्रादेशिक विभिन्नता और इसके उत्तरदायी कारणों की विवेचना करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत एक विशाल देश है जहां विभिन्न सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारक साक्षरता के स्तर को प्रभावित करते हैं। प्रादेशिक विभिन्नता यदि हम देखें उत्तरी राज्य में, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इस राज्यों में साक्षरता की दर कम है। दक्षिणी राज्य में यदि हम देखें, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में साक्षरता दर उच्च है। विशेष रूप से केरल 96% से अधिक साक्षरता के लिए जाना जाता है।
पश्चिमी राज्य की यदि हम बात करें, गुजरात, राजस्थान, जहां साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या अभी भी बनी हुई है। पूर्वी राज्य की यदि हम बात करें, बंगाल, ओडिशा, असम में साक्षरता सामान्य मध्यम है, लेकिन असम में कुछ संघर्ष है। साक्षरता हेतु प्रादेशिक विभिन्नताएं जो हम देख रहे हैं, इसके लिए जो कारण है वो कारण है शिक्षा का बुनियादी ढांचा। कुछ राज्यों में स्कूलों की संख्या और गुणवत्ता में कमी है, जिससे बच्चों तक शिक्षा पहुंच नहीं पाती। दूसरा, आर्थिक कारक। गरीबी और आर्थिक असमानता भी साक्षरता दर को प्रभावित करती है। गरीब परिवार के बच्चे अक्सर कामकाजी होते हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। सामाजिक या सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं, जैसे जातिगत भेद, लिंग और पारंपरिक सोच भी शिक्षा में बाधा डालते हैं। कुछ क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा का अवसर नहीं दिया जाता है। राजनीतिक कारक। गांव में राजनीतिक स्थिरता और कमजोर प्रशासन भी शिक्षा के विकास में बाधा डालती है। भौगोलिक कारक। पहाड़ी, जंगली और कठिन भूभाग वाले क्षेत्रों में स्कूलों की पहुंच बहुत कठिन हो जाती है, जिससे बच्चे जो है शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसका कंक्लूजन यदि हम निकालें तो भारत में साक्षरता की प्रादेशिक विभिन्नता बहुत सारे कारकों के संयोजन का परिणाम है। इसे समझकर और सही नीतियां बनाकर सरकार और समाज को मिलकर इस समस्याओं के समाधान के दिशा में कदम उठाने होंगे। शिक्षा का विकास न केवल व्यक्तिगत विकास में मदद करेगा, बल्कि संपूर्ण समाज में सुधार और समृद्धि का आधार भी बनेगा।